हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस चैप्टर में अनीश जंग, जो इस चैप्टर की लेखिका है, उन्होंने भयानक गरीबी और परंपराओं के कारण किस तरीके से बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया जाता है और जिस बचपन में जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में उन्हें कमाना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और किस तरीके से वो शोषण का शिकार बनते हैं। तो इस बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लेखिका ने इस चैप्टर में बताने की कोशिश की। दोस्तों, इस चैप्टर में वैसे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा दो कहानियां। आज के इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी मैंने दो भागों में डिवाइड किया। तो कुल मिलाकर हर इंपॉर्टेंट लाइन को, हर वर्ड को लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उन्हें मैंने डार्क किया हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन सभी मीनिंग्स को, इन लाइन्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली अपना आंसर इनका यूज कर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं कि आज के इस पार्ट में क्या कुछ समझाया गया है। तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। जैसे इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर स्प्रिंग मतलब होता है वसंत ऋतु। अब लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हुआ खोया हुआ वसंत। अब वसंत ऋतु को कंपेयर किया गया चाइल्डहुड से, ठीक है, क्योंकि अगर हम सीजन्स की बात करते हैं तो वसंत ऋतु जो होती है सबसे खूबसूरत सीजन होता है सभी सीजन्स के अंदर। तो उसी तरीके से बचपन यानी हमारी जिंदगी का अगर हम बात करें, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सेगमेंट कौन सा है तो वो हमारा बचपन होता है। तो कुल मिलाकर स्प्रिंग को चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया। अब किस तरीके से जो इस चैप्टर की लेखिका उन्होंने क्या बातें बताई हैं कि किस तरीके से जो बच्चों को बचपन में जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, किस तरीके से भयानक गरीबी के कारण उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कमाना पड़ता है, तो इस बात को, इस झलक को इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की। ठीक है, अब सबसे पहले इस चैप्टर की लेखिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बाद में चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे प्रयास अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। जैसे कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर की जो लेखिका है वो है हमारी अनीश जंग। ठीक है, इस चैप्टर की जो लेखिका है वो है अनीश जंग। तो अनीश जंग 1964 was born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अब अनीश जंग जो थे वो अनीश जंग जो लेखिका हैं वो 1964 में जन्मी थी राउरकेला में और उन्होंने अपना बचपन जो है वो हैदराबाद में बिताया। ठीक है, अपनी किशोरावस्था, युवावस्था और बचपन जो उन्होंने हैदराबाद में ही बिताया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। अब उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद से, और अमेरिका में भी वो पढ़ी। ठीक है, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और अनीश जंग ने अपने करियर की शुरुआत भी एक राइटर के रूप में ही की थी। ठीक है, भारत में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के रूप में ही की थी। सी हैज बीन एन एडिटर and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books। और उन्होंने वो संपादक भी रही हैं, कलमनिस्ट भी रही हैं, स्तंभ लेखिका भी रही हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, भारत में भी, विदेशों में भी, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और आज का जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, ये पाठ भी उनकी एक किताब है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब होता है हिस्सा है। ठीक है, here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। और इस चैप्टर में उन्होंने एक तरह से विश्लेषण किया है किसका? भयानक गरीबी का, परंपराओं का, जो बच्चों को एक तरह से शोषण का शिकार बना देती है, एक शोषण की तरह बच्चों को धकेलती हैं, बच्चों को शोषण का शिकार बना देती है, क्योंकि जो बचपन की उम्र होती है, खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में उन्हें काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो इस भयानक गरीबी के कारण ऐसा उन्हें करना पड़ता है। तो इस बात को इस चैप्टर के अंदर उन्होंने उल्लेख करने की कोशिश की। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो टाइटल है उस टाइटल का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, तो ये टाइटल है इस चैप्टर का, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा कहा, ये एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये बात कही गई है साहिब आलम के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है, वो समझने का प्रयास करते हैं।
अब हमारी जो लेखिका है वो बोलती हैं, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब लेखिका जो है वो साहिब नाम के एक लड़के से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। अब वो साहिब आलम कौन है, वो हमेशा लेखिका को सुबह सुबह मिलता है स्क्राउंजिंग करता हुआ, यानी खोजबीन करता हुआ। किसकी खोजबीन, सोने की। यहाँ पर सोना गोल्ड मतलब सोने से नहीं है, बल्कि गार्बेज कूड़े की ढेर में वो कोई प्रीशियस थिंग जो है, वो जैसे कूड़ा इकट्ठे करने वाले होते हैं, कूड़ा कचरा बीनने वाले होते हैं, वो कोई ना कोई, भाई 1 रुपये का सिक्का मिल गया, कोई अच्छी कीमती चीज़ मिल गई, तो उसकी तलाश में वो सारे दिन कचरों को जो है कचरे कूड़े की ढेर पर घूमते फिरते रहते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ कीमती जो कीमती चीज़ें हैं उन बच्चों के लिए, वो एक तरह से सोने से कम नहीं है। तो यहाँ पर सोने का कंपेयर किया गया, कचरे में जो कीमती चीज़ें होती हैं उनसे कंपेयर किया गया, ठीक है, सोने को। तो लेखिका कहती है कि मैंने साहब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, और साहब वो जो है, तो साहब क्या कहता है, साहब, अब साहब के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, पहले वो कहाँ रहते थे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर हरे मैदानों में उनका वहाँ पर बसेरा था, वहाँ पर वो रहते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब वो अपने घरों को वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं, यानी उनकी यादों में उनके घर, वो पुराने घर जहाँ वो बांग्लादेश में रहते थे, वो अब उनकी यादों में नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। अब उसकी माँ उसे बताती, यानी जो साहिब जो है उसकी माँ, साहिब की माँ ने उसे बताया था कि वहाँ पर जो है वो पहले जब बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में रहते थे, तो वहाँ बहुत तूफान आते थे, और उन तूफानों के कारण वो उनकी खेत और घर सब जो है बह गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इसी कारण वो जगह वो छोड़ कर आ गए थे। अब वो इस बड़े शहर में रह रहे हैं, जहाँ पर अभी रह रहे हैं, वहाँ पर वो कचरे की यानी गोल्ड की तलाश में, यानी तरीके से कचरे बीनने का काम करते हैं, और उस शहर में वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब वो साहिब आलम कहता है कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो बुदबुदाते हुए कहता है, इधर उधर देखते हुए कहता है कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। जब लेखिका उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं, मुझे यही काम आता है और यही काम हम करते हैं, परंपरागत रूप, यानी सभी हमारे घर की यही काम करते हैं। तो अब लेखिका उसे बोलती है, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब मैंने उसे कहा कि स्कूल जाया करो, बड़ी लापरवाही के साथ मैंने उसे जब कहा, ग्लिबली मतलब होता है लापरवाही के साथ, गैर जिम्मेदाराना तरीके से जब मैंने उसे कहा, हालांकि मैं इस बात को महसूस कर पा रही थी कि मेरी ये सलाह जो है ये एकदम खोखली है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा कि स्कूल जाया करो। अब वो क्या कहता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब वो कहता है कि मेरे आसपास, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर वो स्कूल बना देंगे ना तो मैं जाऊंगा। अब वो कौन है यहाँ पर, वो यानी कुछ अधिकारी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, अगर वो स्कूल बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैं स्कूल में जाऊंगा, ये बात वो कहता है। कौन कहता है, साहिब आलम। पूरा नाम साहिब आलम है, वैसे शॉर्ट में उसका नाम है साहिब, ठीक है। अब आगे लेखिका उसे कहती है, इफ आई स्टार्ट स्कूल, सॉरी जस्ट अ मिनट, लेखिका उसे कहती है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब लेखिका कहती है, अगर मैं स्कूल शुरू करूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो तुम आओगे क्या, मैंने मजाक में उससे कहा। अब आगे वो जवाब क्या देता है वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ बिल्कुल, वो कहता है एकदम खुलकर हंसते हुए, ब्रॉडली खुलकर हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, क्या दिक्कत है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। और अब कुछ दिनों बाद वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है और वो मुझे कहता है, क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, हालांकि ऐसे मैंने उसे कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई है, तो मैंने उसे कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, हालांकि इस बात में मैं काफ़ी शर्मिंदा थी क्योंकि मैंने उससे वादा किया था, लेकिन मैं अपने इस वादे से, क्योंकि जो वादा जो है पूरा होने वाला नहीं था, इस वादे का कोई अर्थ नहीं था, तो मैं हालांकि इस बात पर काफ़ी शर्मिंदा थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा कि भाई स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन आर बाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे न जाने कितने लोगों ने उनसे किए होंगे। ब्लीक मतलब होता है नीरस, निराशापूर्ण संसार, इनकी जो जिंदगी है, इनका जो जीवन है, इनका जो संसार है, नीरसपूर्ण संसार में, इनके जीवन में ना जाने कितने लोगों ने इनसे ये ऐसे वादे किए होंगे, यानी काफ़ी वादे इनके जीवन में ऐसे पड़े हुए होंगे। लेकिन फिर भी वो लेखिका जो अपनी बात पर शर्मिंदा होती है कि भाई मैंने उसे ये बात कही तो थी, लेकिन जब उससे पूछता है कि भाई क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, तो वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, ठीक है ना। तो ये बात, ये होता है उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। अब आगे क्या होता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, अब काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें, हमारी जान पहचान हुई, मैं उनको जानने लगी थी अच्छी तरीके से। तो महीनों बाद में आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने मुझे बताया साहिब आलम। अब ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पर आर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो ये साहिब SAHEB साहिब, और फिर ई है और फिर आलम है, साहिब आलम, ठीक है नाम, ये साहिबेर नहीं है, गलत लिखा गया, ठीक है।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साहिब आलम, जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया साहिब आलम, ही अनाउंसेज, बड़े उसने जोर से बोला कि मेरा नाम है साहिब आलम। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, वो इसका मतलब नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो इसका मतलब जानता ना तो उसे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का मालिक, पूरे संसार का स्वामी। और अगर उसे इसका मतलब होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि नाम का अर्थ तो है पूरे संसार का मालिक, और काम करता है वो कचरा बीनने का, यानी आंख का अंधा और नाम नैन सुख, यानी उसके नाम का अर्थ एकदम विपरीत था उसके काम के, तो उसे विश्वास नहीं होता। ये बात लेखिका कहती है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अब अपने नाम से अनजान, अपने नाम के अर्थ से अनजान, वो अपने दोस्तों के साथ, जो नंगे पैर की उनकी एक टीम है, नंगे पैर दोस्तों की, जो नंगे पैर घूमते रहते हैं, उन लड़कों के साथ वो भटकता हुआ रहता है गलियों में, और सुबह के पक्षी की तरह वो प्रकट होता है, दोपहर में वो सभी गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, काफ़ी महीने हो चुके हैं और मैं उन्हें सभी को अच्छी तरीके से जान पहचानने लगी हूँ। अब आगे लेखिका उनसे क्या कहती है वो देखते हैं। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई तुम चप्पल वप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उस लड़के ने मुझे जवाब क्या दिया कि मेरी माँ जो है वो ताक पर जो चप्पल रखी है वो उतार के मुझे नहीं देती है। मेरी माँ ने मेरी चप्पल जो ताक पे रखी है उन्होंने मुझे नहीं दी। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब दूसरा लड़का वहीं पर, जो लड़का दूसरा खड़ा था, उसने कहा था अगर इसकी माँ इसे उतार कर दे भी देती ना तो इसे फेंक देता। दूसरा आदमी कह रहा है, दूसरा लड़का कह रहा है। उस लड़के ने क्या किया, उसने दो तरह के जूते पहने हुए, ठीक है, ही इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी उसने भी जो जूते पहने वो दो अलग अलग तरह के, अलग अलग नाप के जूते, दोनों पैरों में अलग अलग जूते उसने पहने हुए। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट्स एंड सेज नथिंग, तो वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटने लगा और फिर उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो तीसरा जो लड़का खड़ा था उसने कहा मुझे जूते चाहिए, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई जूते नहीं पहने थे, तो वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए, ये बात वो तीसरा लड़का कहता है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो मैंने, अब लिखिएगा कहते हैं कि संसार, इस देश के मैं भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते रहते हैं। शहरों में भी मैंने देखे हैं, गाँव की सड़कों पर भी मैंने देखे हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और एक जब उनसे पूछा जाता है तो एक व्याख्या के रूप में, एक उत्तर के रूप में वो कहते हैं कि पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है नंगे पैर घूमने की, यानी ऐसा जवाब सुनने को मिलता है सामान्य तौर पर। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन लिखिएगा कहती है कि लेकिन मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक बहाना मात्र है इस बात को बताने का, बल्कि कारण, असल कारण क्या है, असल कारण उनका है गरीबी। गरीबी के कारण वो जूते जो है नहीं पहन पाते हैं, इतनी गरीबी है कि वो जूते भी नहीं खरीद पाते। असल कारण तो ये, लेकिन वो उसे एक परंपरा का नाम दे देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब लेखिका इस जिक्र करती है एक छोटी सी स्टोरी का इसके अंदर ही। वो कहती है कि आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वर्तमान में जो ओडीपी जो है वो कर्नाटक में है, वंस टोल्ड मी। तो वो कहती है कि मुझे याद है एक कहानी एक आदमी ने मुझे सुनाई थी जो कि ओडीपी का था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था मंदिर से होते हुए, वेयर हिज फादर वॉज द प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पापा, जो उसके पिताजी जो है पंडित थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो थोड़ी देर के लिए वो उस मंदिर में रुकता था और जूतों के लिए प्रार्थना करता था भगवान से। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल हो गए और 30 साल बाद में आज जब मैंने उस कस्बे का मैंने भ्रमण किया, 30 साल बाद में जब मैंने उस कस्बे का भ्रमण किया, मैं उस मंदिर में गई तो मैंने देखा कि अब वो जगह है एकदम सुनसान है, खालीपन है, एकदम वहाँ उजड़ी हुई सी जगह है वो। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा बस्ती नहीं है। इन द बैकयार्ड, और पीछे की तरफ, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर जो है एक नए पुजारी जी रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट चेयर प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर सफ़ेद कलर की और लाल कलर की प्लास्टिक जो चेयर है वो लगी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग शॉक्स एंड शूज अराइव्ड। एक छोटा सा बच्चा भागा, स्लेटी कलर की ड्रेस पहने हुए, जूते और जुराब पहने हुए वहाँ पर पहुँचता है। अराइव्ड पेंडिंग, यानी हाफते हुए वहाँ पर पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग, और अपना बैग जो है वो फोल्डिंग बैग के ऊपर फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, अब जब मैं उस लड़के को देखती हूँ, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम।
तो मुझे वो लड़का याद आ जाता है जिसने भगवान से वो बच्चा याद आ जाता है जो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे जूतों का जोड़ा दे, यानी जूते दे, और जो जूते उसे मिल गए थे तो वो जूते कभी ना खोएं, ऐसी वो प्रार्थना भगवान से करता है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने, देवी ने उसकी जो है प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। अब यानी जो बच्चे हैं वहाँ पर, जो पुजारियों के बच्चे हैं, पंडितों के बच्चे हैं, अब वो क्या है वहाँ पर जूते पहनते हैं, यानी एक तरह से देवी ने उनकी वो जो है प्रार्थना जो है स्वीकार कर ली थी। अब वहाँ के जो बच्चे हैं, पुजारियों के जो बच्चे हैं, अब वहाँ पर जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रेक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज। लेकिन आज भी मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चे हैं, वो आज भी बिना जूतों के घूमते फिरते रहते हैं। तो ये था इस पार्ट में, और इस पार्ट में जितने भी हार्ड मीनिंग्स थे, इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, वो मैंने डार्क की हुई हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो सभी लाइन्स और मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.